नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। देश का आम बजट आज पेश किया गया और उसमें खास तौर पर सभी की निगाहें रक्षा बजट को लेकर यानी डिफेंस बजट को लेकर भी थी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं लगातार वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं और इन बदलती परिस्थितियों में खुद को हर उस तकनीक में मजबूत करना जिसमें हम दुश्मन से कई आगे हों, उसमें कहीं न कहीं भारत को मजबूती लेनी थी और इसी कड़ी में हमने एक बहुत शानदार यहाँ पर बजट हमें देखने को मिला है। 15.2% की जो बढ़ोतरी है, वो इस बार डिफेंस बजट में की गई है। पिछली बार 9.5% की ये बढ़ोतरी थी और कहीं न कहीं रक्षा विशेषज्ञों की इस पर मांग भी थी कि कम से कम 20% तक बजट जो है वो बढ़ाया जाए। बात करेंगे, समझेंगे कि रक्षा बजट कितना खास इस बार रहा है और कैसे ये उन सेक्टर्स को मदद करने वाला है जो कि अत्याधुनिक हथियार बना रहे हैं हमारी तीनों ही सेनाओं के लिए। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हम बात करते हैं सर, सबसे पहले तो ये कैसे देखते हैं इस बजट को? धन्यवाद चेतन जी। देखिए, जिस तरीके से भारत का जो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट लगातार चैलेंजिंग बना हुआ है और एक आतंक परस्त पाकिस्तान के द्वारा जो पहलगाम के आतंकी हमले की साजिश रची गई और उसके बाद हमें ऑपरेशन सिंदूर की एक जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को करना पड़ा, उसको भी ध्यान में रखते हुए और चाइना के जो भारत के क्षेत्रों में जो कुदृष्टि उसकी रहती है, जो उसकी विस्तारवादी प्रवृत्ति रहती है, उन सारे विषयों को भी देखते हुए भारत के लिए नितांत आवश्यक है कि भारत लगातार अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को सशक्त और मजबूत बनाए। ये जो भारत का सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है, डिफेंस इम्पेरेटिव, उसको आज की जो सरकार है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से और भली-भांति समझती है और इसी वजह से आज भारत के जो रक्षा के बजट में 15.2% की बढ़ोतरी की गई है और ये जो बढ़ोतरी है, वो जाहिर है कि भारत के जो हमारे राष्ट्र की हितों के अनुरूप और राष्ट्र की रक्षा के हितों के अनुरूप की गई है और मेरा ऐसा मानना है कि इससे जो हमारी सेनाओं के लिए जो बड़े जो एक्विजिशंस हैं, उसको करने में बहुत बड़ी मदद मिलने जा रही है। जो जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, वो भी लगभग 24% की उसमें बढ़ोतरी है। जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी भारी बढ़ोतरी की गई है और इससे जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर में जाहिर है कि जो भारत के जो बड़े रक्षा के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो उसको एक्वायर करने में मदद मिलेगी या हमारे जो अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया में जो बड़े डिफेंस प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, उसमें और तेज गति से उसके निर्माण और विकास में ये जो बजट है वो मदद करने जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि भारत का जो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट लगातार चैलेंजिंग होता जा रहा है और पूरे विश्व की जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में भी लगातार अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत की रक्षा के जो हित हैं, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आप देखिए तो पूरे इस बजट में जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन अगर किसी भी डिपार्टमेंट को किया गया है, तो हमारा जो डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है, उसको सबसे ज़्यादा एलोकेशन है और ये नितांत आवश्यक भी है। देखिए चेतन जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए कि भारत को यदि चाइना जैसे एक विस्तारवादी राष्ट्र और पाकिस्तान जैसे एक आतंक परस्त राष्ट्र से और आतंकवाद की चुनौती से यदि भली-भांति मुकाबला करना है और अपने राष्ट्र की शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बनाए रखना है, तो जी। भारत को अपना जो डिफेंस पोस्चर है और जो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, उसको लगातार रोबस्ट बनाना होगा, उसको सशक्त और मजबूत बनाना होगा और इस प्रक्रिया में हमें बड़े डिफेंस एक्विजिशंस की आवश्यकता होगी और बॉर्डर एरियाज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो भी अब तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। जो भारत का जो बिल्कुल। बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बजट एलोकेशन में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये जो स्पष्ट है कि भारत की सरकार, चाहे वो हमारे डिफेंस एक्विजिशंस का विषय हो या बॉर्डर एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का विषय हो,
सभी को बड़ी गंभीरता के साथ ले रही है लेकिन सर और एक सवाल उसको इसमें लेकर के बहुत मैं मानता महत्वपूर्ण हूँ। सवाल ये भी आ जाता है संजीव जी कि जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उस दस्तावेज पर सिग्नेचर करते हैं कि वो 2027 तक अपना रक्षा बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक कर लेना चाहते हैं, तो उसके सामने हम कहां पर खड़े हैं सर, आज जब हमने 15% की बढ़ोतरी भी कर दी। ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रक्षा बजट है, वो विश्व के अन्य राष्ट्रों के रक्षा बजट की तुलना में बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, ओवरवेलमिंग है और 900 बिलियन डॉलर्स का तो पहले ही जो आंकड़ा है अमेरिका का हम्म। रक्षा बजट क्रॉस कर चुका है। अब इसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक ले जाना चाहते हैं। तो ये जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो एक पीस थ्रू स्ट्रेंथ की डिप्लोमेसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं शांति की तो बात करता हूँ, लेकिन वो हम्म। शांति मैं शक्ति से लाऊँगा और इसी वजह से वो लगातार अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाने की प्रक्रिया में अपने डिफेंस एलोकेशंस को उन्होंने 1.5 ट्रिलियन तक ले जाने का प्रस्ताव कर दिया है। लेकिन ये जो इस बात को दर्शाता है कि पूरे विश्व में जो रणनीतिक अनिश्चितता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम्म। चाइना का भी डिफेंस बजट आप देखें तो लगातार उसमें बढ़ोतरी होती है। रशिया भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है और पूरे विश्व में जिस तरीके से महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, एक विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, नए तरीके का ध्रुवीकरण पैदा हो रहा है, एक नए शीत युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए भी ये आवश्यक है कि भारत अपने जो डिफेंस बजट को लगातार बढ़े। अमेरिका से तो हम कोई तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ये अवश्य है कि भारत अपनी रक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने डिफेंस बजट को आने वाले वर्षों में भी मेरे असेसमेंट के मुताबिक लगातार सर एक बढ़ाने का सवाल ही इसमें कार्य ये भी करेगा। कि क्या क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो चीन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, कई इंटरव्यूज में इस बात को खुलकर कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि रक्षा बजट पर चीन बहुत ज्यादा खर्च करे, डिफेंस सेक्टर पर चीन बहुत ज्यादा खर्च करे। तो क्या आने वाले समय में हम वो इनसिक्योरिटी भारत को लेकर भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि भारत को लेकर भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर इस वक्त ट्रंप हो रहे थे और अभी भी हो ही रहे हैं, टैरिफ डील नहीं कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में जिस तरीके से चीन को फिलहाल अभी वो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने रक्षा बजट पर ज्यादा खर्च ना करे, डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा खर्च ना करे, लेकिन चीन नहीं मान रहा है, उसके उलट और ज्यादा खर्च कर रहा है। जबकि खबरें ये भी थी कि पेंटागन जैसी एक सिटी जो है वो एक मजबूत सेना जो है वो बनाने की कोशिश जो चीन की यहाँ पर चल रही है अंदर खाने। तो क्या ट्रंप की एक इनसिक्योरिटी भारत को लेकर भी आने वाले समय में हो सकती है कि भारत क्यों इतनी तेजी से रक्षा बजट पर बढ़ोतरी कर रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 21वीं सदी में जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक राइवल है, वो चाइना ही है। हम्म। और इसी वजह से चाइना के ऊपर लगातार दबाव बनाने की रणनीति अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है। लेकिन मैं नहीं देखता कि भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने एक डिफेंस के क्षेत्र में एक राइवल के तौर पर देखता है। हम्म। और भारत के प्रति जो डिफेंस के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये रुख मैं नहीं देखता कि वो भारत के जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को रोकने के लिए कुछ कर रहा है। रादर यदि मैं अगर आपके हाल के समय के आप देखिए, तो भारत ने जो अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, उसमें बड़ी मात्रा में अमेरिका के भी इक्विपमेंट्स हमने एक्वायर किए हैं। चाहे वो चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर हो और C-17 ग्लोब मास्टर जो हमारे स्ट्रेटेजिक लेफ्ट एयरक्राफ्ट हो या P-8 मैरीटाइम सर्विलांस और रिकॉनेसांस पेट्रोल एयरक्राफ्ट हो और इसी तरीके के अनेक जो बड़े डिफेंस प्लेटफॉर्म्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी भारत ने एक्वायर किए हैं और MQ-9 रीपर ड्रोन को भी भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही एक्वायर करने जा रहा है। तो ये भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, वो गहरी होती जा रही है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के संदर्भ में भारत को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर और चाइना के जो विस्तारवादी उपनिवेशवादी जो उसके मंसूबे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए भारत को के साथ वो कोलैबोरेशन करने की की भावना रखता है। लेकिन जहां तक आर्थिक विषयों का प्रश्न है, तो देखिए उस संदर्भ में तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, वो जाहिर है कि भारत को भी उन्होंने कॉम्पिटिटर के तौर पर ही ट्रीट किया है और भारत के ऊपर ही उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया है। ये जानते हुए भी कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, वो चाइना के संदर्भ में कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। हम्म। और यही डोनाल्ड ट्रंप जो क्वाड का इनिशिएटिव लेके आए थे, जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया
और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पार्टनरशिप थी, उसके बावजूद भी उन्होंने भारत को अगर टारगेट करने का फैसला लिया, तो जाहिर है कि ये अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक गलत फैसला था। नहीं, और वो तो लेकिन शायद इसलिए क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ब्रिक्स मजबूत हो। हाँ, ये भी एक कारण है अवश्य। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी मंसूबे रखें, चाइना अगर अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको किसी तरीके से रोक पाने में और उसके ऊपर दबाव बनाने में सफल रहेगा। अभी आप देखिए, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना के ऊपर बड़े टैरिफ लगाए, तो चाइना ने रेयर अर्थ का जो बिल्कुल, निर्यात था, बिल्कुल। वो अमेरिका को रोक दिया। और जब चाइना ने ये रेयर अर्थ का मटेरियल अमेरिका को देने से मना किया, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ तुरंत घटा दिया। और उसके बाद वो नेगोशिएशन पर उतर आए और उनको टैरिफ घटाना पड़ा। तो उसी तरीके से जो विश्व की अन्य महाशक्तियां हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ब्रिक्स के अन्य राष्ट्र हो, रशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, वो अपना इमरजेंस लगातार करेंगे। और अमेरिका अगर उसके मंसूबे अवश्य हो सकते हैं कि हमारा दबदबा पूरे विश्व में बना रहे और हमको कोई चैलेंज न कर पाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 20वीं सदी का समय नहीं है। ये 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम रह रहे हैं। और यह आने वाले विश्व का जो भविष्य है, वो बहुध्रुवीय विश्व है। वो जो मल्टीपोलैरिटी वाला जो विश्व होगा, जिसमें कि अनेक जो शक्तियां होंगी और सभी शक्तियां अपना अपना उत्थान और विकास लगातार कर रही हैं। सर, क्या और अब क्या वो चिंता का विषय भी हो जाएगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम अपने रक्षा बजट में जब बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक कारण वैश्विक चुनौतियां भी हैं, जो हम हर तरफ देख रहे हैं। चाहे हम इस वक्त अपने जो नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वहां पर भी उथल पुथल हम देख रहे हैं। हम बांग्लादेश जो है, वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर हमसे अच्छे रिश्ते अब नहीं रखना चाहता है, रिश्ते लगातार खराब कर रहा है। पाकिस्तान तो ठीक है, आतंक से घिरा हुआ देश है ही। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जो चुनौतियां चल रही हैं, जो लड़ाइयां चल रही हैं, वो भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो अगर हम इस चीज को देखें कि ये दुनिया जा किस तरफ रही है, हम रक्षा बजट जरूर बढ़ा रहे हैं, हम अपने आप को मजबूती देने की बात करते हैं और करनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये एक अलग चिंता की ओर नहीं ले जा रहा है सब कुछ? इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो वैश्विक वातावरण हो, चाहे वो रीजनल क्षेत्रीय वातावरण हो, जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हो, वो लगातार चैलेंजिंग होता जा रहा है। और विश्व में एक अस्थिरता की, अनिश्चितता की स्थितियां लगातार गहराती जा रही हैं। भारत के जो पड़ोसी राष्ट्रों में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पर भी हालात अच्छे नहीं है। बांग्लादेश में जो एक कट्टरवादी ताकतों की जो साजिश रही, उसकी जी। वजह से बांग्लादेश भी एक अस्थिरता की स्थिति में दिखाई देता है। और नेपाल में भी जो स्थितियां हैं, वो जाहिर है कि कई बार वो बड़ी चिंता का कारण बनी। जैसे पिछले वर्ष वर्ष जो जेनजी का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद से वहां पर भी एक अराजकता के हालात पैदा हुए थे। पाकिस्तान की जो स्थिति जाहिर है कि बेहद दयनीय है। पाकिस्तान चाहे आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से हर जगह उसकी जो स्थिति है वल्नरेबल दिखाई देती है। वहां पर एक अघोषित सिविल वॉर जैसी स्थिति दिखाई देती है। और चाइना का जो एक की जो महत्वाकांक्षा पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करने की है, और इस प्रक्रिया में उसकी जो विस्तारवादी मंसूबे यथावत बने हुए हैं। तो ऐसे में भारत के लिए ये नितांत आवश्यक है कि चाहे वो वैश्विक परिस्थितियां हों या रीजनल स्थितियां हों, सभी को ध्यान में रखते हुए भारत अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को और अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बनाए। और ये नितांत आवश्यक है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये भारत की जो डिफेंस बजट का जो एलोकेशन बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लिए अपरिहार्य है। इसके बिना हो नहीं सकता कि हम अपने राष्ट्र का विकास ठीक तरीके से कर पाएं या विकसित भारत को बनाने की हमारा जो विजन है उसको हासिल कर पाएं। तो ये मेरा मानना है कि सरकार इस बात को गहराई से समझती है कि आज वैश्विक परिस्थितियां कितनी ज्यादा जटिल होती जा रही हैं। और ऐसे में भारत के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि भारत अपनी रक्षा को और अपनी सुरक्षा को मजबूत करे। और इसी वजह से भारत ने आज ये इतना बड़ा एक निर्णय लिया है कि अब तक का जो अब तक का जो भी एलोकेशन डिफेंस के लिए किया गया था, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अब इस वर्ष की गई है। तो ये जो बहुत स्पष्ट है कि भारत की सरकार सारी स्थितियों पर बहुत पैनी नजर रखे हुए है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो आज के इस नए भारत, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का नया भारत है, वो ये है कि आज का जो नया भारत है, वो अब अपने एडवर्सरीज के सारे साजिशों को और सारी उनकी जो रणनीतियां होती हैं, जो विस्तारवादी या आतंक परस्त जो उनके मंसूबे मानसिकता है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी ताकत को हम लगातार विकसित कर रहे हैं। चाइना के साथ हम बातचीत जरूर करते हैं, लेकिन चाइना के साथ हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही चाइना के साथ डील करते हैं। और चाइना के साथ झुकने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और
ये आप देखिए कि तो पहले के समय की सरकारों से और अपनी सरकार आज की सरकार में ये बहुत बड़ा अंतर है कि अब चाइना के साथ हम हर तरीके का जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो विकसित कर रहे हैं, चाहे वो हमारा मिरर डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के एरियाज में हो या बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो, क्वाड का इनिशिएटिव हो या आसियान के साथ हमारे संबंध को बढ़ाने की बात हो या उसी तरीके से अब भारत अपने जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके सभी के साथ अगर पाकिस्तान को एक अपवाद के तौर पर रखें तो अन्य राष्ट्रों के साथ भारत का जो एंगेजमेंट है वो लगातार बढ़ा है। हमने भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को लगातार मदद देने का कार्य किया है, चाहे वो श्रीलंका का आर्थिक संकट हो या नेपाल की जो प्राकृतिक आपदा हो या हर एक ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हमने और आज आप देखिए तो भारत का जो विदेश मंत्रालय के लिए भी जो बजट का एलोकेशन किया गया है, उसमें हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए नेपाल के बिल्कुल। लिए 800 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है और इसी के साथ-साथ हमारे जो भूटान के लिए एक बहुत बड़ा एलोकेशन जो हर वर्ष किया जाता है वो किया गया है। तो भारत अपने जो छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके हितों का ध्यान सबसे पहले रखता है। सर इसीलिए मेरा हम कहते एक हैं एक और जी, महत्वपूर्ण सवाल है और ये आखिरी सवाल भी क्योंकि आपने कहा कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अभी हैं, इसके बाद कौन होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी अमेरिका जो है वो भारत को कोई चुनौती नहीं मान रहा है रक्षा बजट अगर वो बढ़ा भी रहा है। लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका से कई देशों का मोह भी भंग हो रहा है, जिनमें खासतौर पर खाड़ी देश हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान दिया कि वो अब भारत और जर्मनी के साथ अपने सहयोग को रक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। अपने जो हथियार हैं वो उनके साथ मिलकर बनाना चाहते हैं, खासतौर पर भारत के साथ। तो वो भी कहीं अमेरिका के साथ अपनी चीजों को जो कहीं ना कहीं अपने विश्वास को कम कर देना कम कहीं हो ही रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने हितों पर कुछ ज्यादा ही तरीके से काम कर रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं कि वो दुश्मन और अपने खास सहयोगियों को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं भारत का तो फायदा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इससे तो दिक्कत हो ही सकती है कि आप जो हमारे खास सहयोगी देश हैं या फिर जो मुस्लिम देश भी हैं, खाड़ी देश भी हैं, वो भी छिटक कर अब सीधा भारत की तरफ भाग रहे हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इमर्जिंग पावर्स हैं, जिसमें जाहिर है कि भारत भी शामिल है, उसके उत्थान को अपने लिए एक इनसिक्योरिटी के हाँ। तौर पर देखते हैं और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के राष्ट्रों के ऊपर टैरिफ लगाने की बातें करते हैं। जाहिर है कि जब वो ब्रिक्स की बातें करते हैं तो उसमें भारत भी शामिल है और उसमें अन्य जो ब्रिक्स के राष्ट्र हैं वो भी शामिल हैं। तो और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी एक कंसर्न रहता है कि यदि ब्रिक्स के राष्ट्र आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो इससे जो डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो तेज हो सकती है और जो डॉलर का जो डोमिनेंस है पूरे विश्व में खतरे में पड़ सकता है और अमेरिका की पूरी ग्लोबल हेजोमनी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे कुछ भी हों, जहां तक भारत की बात है, जहां तक जर्मनी नहीं, की बात है, दूसरी तरफ सर अरब देश भी, क्योंकि अभी हाल ही में यूएई के सुल्तान चाहे 2-3 घंटे के लिए आए, लेकिन भागते भागते भारत आते हैं और एक बड़ी डील करके जाते हैं। जी, देखिए भारत का जो वैश्विक प्रभाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे वो भारत का जो ईस्ट एशिया में जो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हो या हम मिडिल ईस्ट रीजन में जो एक्ट वेस्ट की जो हमारी पॉलिसी है, उसमें और भारत का जो एक विशाल डायस्पोरा पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में है। भारत का एक जो हथियारों के एक्सपोर्टर के तौर पर भी भारत अपनी एक बड़ी पहचान बनाता जा रहा है और अनेक खाड़ी के देश भारत के हथियारों में भी अपनी जो अभिरुचि पैदा कर रहे हैं। तो देखिए भारत का जो एक इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट रीजन में भी बढ़ रहा है, ईस्ट एशिया में भी बढ़ रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है और ये जाहिर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर इसको सकारात्मक तरीके से लें तो ये अमेरिका और भारत की जो दोस्ती अगर के लिए वो कार्य करें जो कि पहले टर्म में उन्होंने जरूर की थी, अमेरिका के अन्य राष्ट्रपतियों ने जरूर की थी, तो ये पूरे विश्व के लिए और अमेरिका के लिए और भारत के लिए एक विन विन की स्थिति पैदा करते हाँ। करेगा और एक विश्व में जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से चेतन जी ये कहना पड़ता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि जिससे कि अमेरिका अपने ही हितों के अनुरूप के विपरीत जाकर के उसने कार्य किया है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना या कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा कार्य करना कि अपने पड़ोसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को ही उठा ले जाना, फिर अपने एक नेटो के नहीं, और पार्टनर डेनमार्क। उसके बाद ऐसे बयान देना कि भारत जो है वो वेनेजुएला से ही अब तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं। तो ये भी बयान उनके अब सामने आ रहे हैं। हाँ, देखिए एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत के ऊपर भी उन्होंने लगातार दबाव बनाने की कोशिश की है बिल्कुल, और बिल्कुल। लगातार भारत को अंडर प्रेशर रखने की तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं
और उनके बयानों की डायकोटमी देखिए, कई बार वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को अपना एक मित्र बताते हैं और एक गुड फ्रेंड, ग्रेट लीडर बताते हैं, और वहीं भारत में के ऊपर लगातार टैरिफ को इम्पोज करने की वो चेतावनियां देते हैं, धमकियां देते हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है, वो डोनाल्ड ट्रंप के एक बेहद आत्म केंद्रित स्वार्थपरक अप्रोच को दर्शाता ठीक। है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत ने अमेरिका को इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि भारत किसी दबाव में आकर के कभी कोई निर्णय न तो उसने कभी लिया है, न आज लेगा, न कभी भविष्य में ऐसा कुछ करेगा। और ठीक है। भारत की ठीक। चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता उसका अभिन्न अंग रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इस बात को भारत ने अमेरिका को बता दिया है, और अमेरिका के दबाव में आकर के भारत न कभी झुकेगा, और न आज भी कभी ऐसा कोई निर्णय बिल्कुल, भारत ने लिया बिल्कुल, है। ये नया ये भारत बात बहुत है, ना स्पष्ट है। झुकेगा, ना थकेगा, ना रुकेगा। और इसी कड़ी में इस बजट को यहाँ पर पेश करते हुए रक्षा बजट में खास तौर पर एक बहुत ऐतिहासिक बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, और बताया गया कि आखिर हम रुकने वाले नहीं हैं, हम किस तरीके से आगे काम करते रहेंगे, और ये भी मैसेज दिया गया है कि हम वैश्विक चुनौतियों से, किसी भी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों धन्यवाद। को समय देने के लिए, हमें समय देने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर इस रक्षा बजट से क्या कुछ सरकार जो है वो बताना चाहती है उन दुश्मनों को जो कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत भी करते हैं और नापाक कोशिशें करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं करते रहते हैं। आप फिलहाल इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, पूरी चर्चा को लेकर आप क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, और इसी के साथ सेना को जो बजट दिया गया है, एलोकेट किया गया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर रखिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण।